हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस और इसकी आज क्लास थर्ड है। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देखिए क्या सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी वॉइस क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास थर्ड। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूँ, अब तक हमने क्या पढ़ा। तो याद कीजिए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हमने कुछ डे टू डे लाइफ एग्जांपल देखे थे। हमने कुछ टर्म्स देखी थी जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस हैं। उसमें हमने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, याद कीजिए बहुत सारे एग्जांपल थे। लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन था, सांस लेना, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हमने देखे थे। फिर हमने एक्टिविटी 1 2 3 करी थी। एक्टिविटी 1 याद कीजिए जिसमें हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न किया था। तो मैग्नीशियम सॉलिड जब एयर की प्रेजेंस में, एयर मतलब ऑक्सीजन, जलाने को हम एयर की प्रेजेंस में जलाने को हम कंबशन बोलते हैं। तो ये एमजीओ बन रहा था। ठीक है, साथ में हमने बैलेंसिंग करना भी सीखा था। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ट्वाइस कर देता हूँ, एमजी भी ट्वाइस कर देता हूँ। और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले की 2 क्लासेस ऑलरेडी आपको कराई जा चुकी हैं। तो ऊपर आई बटन पे भी आपको पिछली 2 क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। आप उन 2 क्लासेस को देखिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, एक्टिविटी 2 करी थी। एक्टिविटी 2 में याद कीजिए हमारे पास था लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, और इस लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हमने पोटेशियम आयोडाइड से कराई थी और हमें यहाँ मिला था लेड आयोडाइड। याद है, 2 कलरलेस सॉल्यूशन को मिलाया था। ठीक है, और हमें मिला था AnO3। यहाँ भी बैलेंस कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये बैलेंस हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग करना भी सीखा था। और याद कीजिए लेड आयोडाइड ये क्या होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का, और ये क्या बनाता है, पीपीटी, अवक्षेप। ठीक, और हम जानेंगे क्या होता है पीपीटी आगे वाली क्लासेस में। ठीक है, चलिए हमने एक्टिविटी 3 याद कीजिए, इसमें हमने पढ़ा था जिंक और इसको हम डाल रहे थे डाइल्यूट H2SO4 में। और हमने पढ़ा था जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें चेंज इन कलर होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ठीक, या चेंज इन फिजिकल स्टेट होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक, तो जिंक और डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कराता हूँ तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है और ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब तक हमने ये कहानियां पढ़ी थी। इसके अलावा याद कीजिए हमने बैलेंसिंग पढ़ा था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग जब हमने बच्चों पढ़ा उसमें हमने सीखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद है, भार के संरक्षण का नियम, या फिर मैं बोलूं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसमें हमने पढ़ा था जितना मास आपके रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। अब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सोच रहे हैं तो हमने देखा था एक रिएक्शन है, मान लीजिए A प्लस बी, और मान लीजिए मिलके हमें C दे रहा है। तो जो रिएक्शन करने जा रहे हैं उसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं। और ऑब्वियस बात है अगर कोई रिएक्शन होती है तो हमारे दिमाग में ये भी तो आएगा कि भाई इसका आउटकम क्या आया, इसका प्रोडक्ट क्या आया। तो जो आउटकम होता है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये अब तक हमने पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे इससे आगे हमें क्या पढ़ना है। तो याद कीजिए शायद लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, है ना, ये वाला हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला, ये कराया भी था। ठीक, याद कीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस होती है H2, क्लोरीन, क्लोरीन भी बच्चों एक गैस होती है, ये बन जाएगा Cl2। तो मैं से H2, G मतलब गैस, और यहाँ पे दोनों ही गैस है तो दोनों को ही G लिख देता हूँ। कुछ बातें और जाननी है, ये हाइड्रोजन है तो H2 क्यों लिखा, H ही क्यों नहीं लिखा। तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी क्लास 9th में दे चुका हूँ। और जो बच्चे इस आंसर को जानना चाहते हैं या तो चैप्टर 4 का वेट कीजिए, फिर या फिर जिनके और डाउट्स हैं या और जानना चाहते हैं वो हमारे क्लासरूम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों जो हमारे क्लासरूम कोर्स है इसका जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ से हमारी क्लास में ज्वाइन हो जाइए और बहुत ही कम प्राइस पे आपको जो है हमारा क्लासरूम कोर्स मिल जाएगा, जो कि 349 पे आपको साल भर के लिए केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो क्लास 10th का ये कराया जाएगा। ऐसी बायोलॉजी के लिए भी 349 और फिजिक्स के लिए भी 349 है। तो अप्रॉक्स 1000 में आपको पूरा क्लास 10th का सिलेबस कराया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे और ऐसे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स वहाँ पे हम आपके लेंगे और क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों जब रिएक्शन कर रही है बच्चों तो ये दे रही है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। और जिनको HCl बनाना सीखना है, लास्ट क्लास में सीखा था, H पे +1 चार्ज है, Cl पे -1 चार्ज है, इसका 1 चार्ज लिख दिया, इसका 1 चार्ज लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों मिलकर क्या मिल गया आपको, HCl। अब इसको बैलेंस भी तो करना है, राइट ए बैलेंस इक्वेशन, तो बैलेंस कर देते हैं। H भी 2 है, Cl भी 2 है, तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे जितना मास ऑफ रिएक्टेंट है मुझे उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट करना है।
तो ध्यान रखिए, या फिर मैं इसको सिंपली ऐसे समझ सकता हूँ कि जितने एटम्स या मॉलिक्यूल, एटम्स ही लिखता हूँ, जितने एटम यहाँ हाइड्रोजन के हैं, उतने ही एटम यहाँ भी हाइड्रोजन के होने चाहिए। सिमिलरली जितने एटम यहाँ क्लोरीन के हैं, उतने ही क्लोरीन के यहाँ भी एटम होने चाहिए। इसलिए यहाँ H2 है, Cl2 है और HCl को कितना लिख दूँगा? ट्वाइस लिख दूँगा। कुछ बातें और जान लें बच्चों, जनरली जो गैस होती हैं, वो आपको 2 वाली फॉर्म में मिलेंगी। अभी मैं सिखा नहीं रहा कि कैसे बन रहा है, बट फिलहाल के लिए आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि जितनी भी गैस होंगी, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, ऑक्सीजन होगा तो O2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी गैस होती है तो N2 हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो गैसेस होती हैं, इनके आगे हम 2 लिख देते हैं, ठीक है? और ये कैसे बनती हैं, या तो चैप्टर 4 का वेट कीजिए, या फिर क्लास 9th में जो आपको पढ़ाया था उसको रिकॉल कीजिए, या फिर मैं आपको ये ज़रूर पढ़ाऊँगा चैप्टर 4 में, या फिर आप हमारे कोर्स को जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? बेरियम क्लोराइड है बच्चों, बेरियम क्लोराइड कैसे बना ये फ़ॉर्मूला बेरियम क्लोराइड? तो क्या फ़ॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा BaCl2। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर BaCl2 कैसे बना होगा? है ना? बेरियम क्लोराइड को हमने BaCl2 कैसे लिख दिया? तो बच्चों याद कीजिए कि बेरियम पे होता है +2 चार्ज और क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज। अब जो बच्चे डायरेक्ट ये 3rd वीडियो देख रहे हैं, उनको बहुत कन्फ्यूज़न होने वाली है। एक बार वीडियो नंबर 1 और 2 ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सिखाया गया है कि किस तरीके से हम केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ लिखते हैं, ठीक है? तो याद कीजिए, जिन बच्चों को लग रहा होगा कि हम चैप्टर 1 में ये फालतू की चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं, तो अब हम उनको क्लियर हो जाएगा कि सर ये फालतू नहीं था, ये काम का था, क्योंकि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड अगर हमारे एग्ज़ाम में लिखा आएगा, तो कैसे हम बेरियम क्लोराइड का फ़ॉर्मूला बनाएँगे। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा ये बेसिक कि कैसे हम फ़ॉर्मूलाज़ बनाते थे। तो Ba पे +2 चार्ज है, तो मैं इसके नीचे 2 लिख देता हूँ, Cl पे -1 चार्ज है, इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मेरी रूल, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो Ba के नीचे देखो 1 आ गया, 2 आ गया Cl के नीचे। फ़ॉर्मूला क्या बन जाएगा? BaCl2। ठीक है? चलिए जल्दी से बताएँगे एल्युमिनियम सल्फेट, क्या फ़ॉर्मूला होगा एल्युमिनियम सल्फेट का? जल्दी से बना के बताएँगे। ठीक है? जल्दी से देखिए, एल्युमिनियम पे होता है +3 चार्ज और सल्फेट पे होता है -2 चार्ज। एल्युमिनियम पे 3 चार्ज है, 3 इसके नीचे लिख देता हूँ। सल्फेट पे -2 चार्ज है, 2 इसके नीचे लिख देता हूँ। बस इन चार्जेस को एक दूसरे के अब नीचे लिखना होता है, तो एल्युमिनियम के नीचे कितना आ जाएगा? 2 और सल्फेट के नीचे आ जाएगा 3, तो फ़ॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 का थ्राइस। तो बच्चों अब समझ में आ गया होगा क्यों मैंने एफर्ट लगाए थे क्लास 1 और क्लास 2 में फ़ॉर्मूलाज़ बनाने के लिए, ठीक है? और ये जब रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये आपको दे रहे हैं बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा BaSO4। और जिनको बेरियम सल्फेट का फ़ॉर्मूला देखना है, तो बेरियम पे होता है +2 चार्ज, सल्फेट पे होता है -2 चार्ज। जितना प्लस चार्ज होता है, उतना ही अगर माइनस चार्ज होता है, तो ये कैंसल आउट हो जाता है और सिंपल फ़ॉर्मूला BaSO4 बन जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आप देखेंगे लास्ट जो बना एल्युमिनियम क्लोराइड, और आप मुझे जल्दी से चैट में लिख के बताएँगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फ़ॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। और जिनको नहीं आता है, वो एक बार जल्दी से देखेंगे। एल्युमिनियम पे है +3 चार्ज और बच्चों Cl पे होता है -1 चार्ज, 3 इसके नीचे लिख देता हूँ, 1 इसके नीचे लिख देता हूँ। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई फ़ॉर्मूला बन जाएगा AlCl3, ठीक है? चलिए अब इसको बैलेंस भी तो करना है। तो हमारे पास BaCl2 है, Cl इस साइड में 2 है और Cl इस साइड में 3 है। इस साइड का मतलब क्या है बच्चों? आप जानते हैं दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और जो रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और जो आपको फाइनल आउटकम मिला, वो प्रोडक्ट होते हैं। याद कीजिए लास्ट क्लास में एरो से आपको बताया भी था। ठीक है? अब देखिए ज़रा, यहाँ Cl है 2 और प्रोडक्ट में Cl है 3। ध्यान रखिए, हमें दोनों साइड ही Cl की जो अमाउंट है, या मैं बोलूँ उसके एटम है, वो बराबर करने हैं। तो एक साइड 2 है, एक साइड 3 है। ये बराबर जब हो सकते हैं बच्चों, जब दोनों साइड 6 हो जाएँ, ठीक है? तो 2 वाली साइड में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 3 2 जा 6 इधर हो गया। और देखो 3 वाली साइड में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये भी कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 यहाँ क्लोरीन है, 3 2 जा 6 यहाँ भी क्लोरीन है। तो मान लीजिए अगर जिस भी रिएक्शन में एक साइड 2 होता है, एक साइड 3 होता है, तो उसको 6 बनाते हैं। और 6 कैसे बनाएँगे? 2 वाली साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और 3 वाली साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्लियर है? चलिए अब Al को देखिए, 2 Al है यहाँ, बच्चों रिएक्टेंट में भी 2 Al हैं। अब SO4 3 है और Ba भी 3 है, तो प्रोडक्ट में भी मैं अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 Ba हो गए और 3 ही SO4 हो गए। एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैंने 3 जब बाहर लिखा है, तो 3 इस Ba में भी मल्टीप्लाई है और 3 इस SO4 में मल्टीप्लाई है, ठीक है? ऐसे ही देखो, यहाँ 2 Al है, तो 2 Al में भी मल्टीप्लाई है और 2 Cl में भी मल्टीप्लाई है और Cl के नीचे 3 लिखा है, दैट मीन्स Cl ऑलरेडी 3 है, ठीक है? इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि Al के साथ Cl3 ही क्यों है?
तो बच्चों एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है और जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही हमें माइनस चार्ज चाहिए होता है। तो आप जानते हैं एक Cl पे एक माइनस चार्ज होगा, तो ऑब्वियस बात है मुझे 2 Cl और चाहिए होंगे, दैट मीन्स टोटल मुझे 3 Cl चाहिए होंगे, क्योंकि जितना प्लस चार्ज है अगर मुझे उसे खत्म करना है तो उतने ही माइनस चार्ज होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैंसल कर देते हैं, इसी वजह से आपका AlCl3 का मॉलिक्यूल बनता होगा, ठीक है? तो 3 प्लस को 3 Cl माइनस यहाँ पे कैंसल आउट कर रहे हैं, इसकी वजह से फॉर्मूला बन जाता है AlCl3, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों सोडियम, ठीक है? इसकी अभिक्रिया रिएक्शन हम वाटर के साथ करा रहे हैं, वाटर होता है H2O और ये रिएक्शन करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और साथ में दे रहा है हाइड्रोजन गैस। मैंने अभी आपको बताया अगर हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन का मतलब H2 होगा। वाटर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, ठीक है? अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, तो बेटा जी प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है 2 और ये देखो 1, 3, ठीक है? जबकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन केवल 2 है, तो मैं इसको कितना बना सकता हूँ? लगभग 4 बना सकता हूँ, तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, तो मैं भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में हो गए और 2 ये हो गए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 हाइड्रोजन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन है यहाँ, रिएक्टेंट में भी 2 ऑक्सीजन है। अब सोडियम देखिए प्रोडक्ट में 2 है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। आई थिंक इतना आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद सिंबल, सिंबल के साथ लिखना है। सिंबल क्या? हमने देखा था अगर हमारे पास सॉलिड है तो S लिख दूंगा, लिक्विड है तो L लिख दूंगा, गैस है तो G लिख दूंगा और अगर वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बच्चों किसमें बनता है? जल में बनता है, पानी में बनता है और जल और पानी की बात करता हूँ तो AQ लिख देता हूँ। AQ मतलब होता है एक्वस, AQ मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब जल, ठीक है? जल होता है, दैट मीन्स किसी चीज़ का अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया है, तो अभी क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप मान के चलिए कि आपने वहाँ पे जल लिया है, ठीक है? चलिए, तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला अभी बनाया था, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन किसमें होता है बच्चों? पानी में होता है, ठीक है? एंड सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 होता है, ठीक? अब आपके मन में यही क्वेश्चन कैसे आया Na2SO4? तो देखिए बच्चों सोडियम पे +1 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, 1 चार्ज है तो मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, 2 चार्ज है तो इसके नीचे 2 लिख देता हूँ, 1 को कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na के नीचे 2 आ गया, सल्फेट के नीचे 1 आ गया, तो Na के नीचे 2, सल्फेट के नीचे 1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? इनकी रिएक्शन हुई बच्चों, तो आपको देखो प्रोडक्ट क्या मिला, एक तो मिला बेरियम सल्फेट और साथ में आपको मिला नमक NaCl, ठीक है? अब इसको बैलेंस भी तो करना है, तो प्रोडक्ट साइड में पहले रिएक्टेंट साइड में ही देख लेते हैं, Na रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में Na 1 है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 Na इधर भी हो गया, 2 Na इधर भी हो गया, ठीक है? अच्छा, प्रोडक्ट में देखो 2 Cl है और रिएक्टेंट में भी 2 Cl है, इसके बाद रिएक्टेंट में Ba1, प्रोडक्ट में Ba1 है, SO4 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दैट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है जब मैंने यहाँ 2 NaCl इसको बना दिया। आई थिंक ये तो बहुत ही सरल है। बस हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इस रिएक्शन में सिंबल भी तो लिखने हैं। तो ये भी तो बोला है कि सोडियम सल्फेट भी वाटर में है, तो वाटर का मतलब एक्वस। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन को एक बार, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ठीक है? तो वाटर के लिए क्या लिखते हैं? AQ लिखते हैं, ठीक? इसके बाद कह रहा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट आपको मिलेगा। बेटा हम पढ़ेंगे ये जो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट होता है, ये आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा, सॉलिड फॉर्म में, या फिर मैं इसको ऐसे करके PPT भी लिख सकता हूँ। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, अवक्षेप, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यदि आपको कोई इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस मिल जाता है, तो उसको हम PPT या अवक्षेप कहते हैं। बच्चों इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आगे जो आएगा चैप्टर के लेटर पार्ट में उसको पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का आपस में एक्सचेंज होता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि BaSO4 के साथ चला गया, NaCl के साथ चला गया, तो आयन का आपस में एक्सचेंज हुआ है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें इनसॉल्युबल पार्ट देखने को मिलता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्राइड से हो रही है, तो वहाँ पे भी हमें येलो कलर का ऐसा ही एक PPT मिला था, इनसॉल्युबल था वो, ठीक है? तो उस PPT को हमने लेड आयोडाइड कहा था और येलो कलर का था। खैर, इसको हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्वि विस्थापन अभिक्रिया में चैप्टर के बाद वाले पार्ट। आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों NaOH होता है, ठीक? इन वाटर बोला, वाटर का मतलब एक्वस, AQ लिख देता हूँ, ठीक है? प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ठीक है? इन वाटर, वाटर का मतलब AQ,
फिर देखिए दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और कह रहा है रिएक्शन होने के बाद आपको मिल रहा है नमक NaCl, टेबल सॉल्ट भी इसे कहा जाता है, प्लस वाटर, वाटर है H2O और आप जानते हैं H2O की जो फिजिकल स्टेट होती है वो लिक्विड होती है, तो ब्रैकेट में L लिख दिया, ठीक है। तो कंप्लीटली आपको रिएक्शन ऐसे ही लिखने की कोशिश करनी है। तो बच्चों यहाँ पे NaCl और H2O आपको इस रिएक्शन में मिल रहा है। ये मिल कैसे रहा है कि जब आप बेस, जो बेस है NaOH है और यहाँ पे एसिड HCl है, और जैसे ही एसिड और बेस को आपने रिएक्शन कराया तो बच्चों आपको यहाँ मिला सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट तथा जल, लवण तथा जल, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। एसिड और बेस हमारा चैप्टर 2 है, उसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं ये बनाएंगे सॉल्ट और वाटर। खैर फिलहाल उसको बैलेंस करते हैं। देखो रिएक्टेंट में Na1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में Cl1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, H और H2 है, तो यहाँ भी H2 है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको आपको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन। कह रहा है जो आपको स्टेटमेंट दी गई है इसको आप केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। सबसे पहला है हाइड्रोजन गैस, तो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन गैस, और इसको बैलेंस भी करना है ना। हाँ, हाइड्रोजन गैस, तो उसको मैं गैस फॉर्म में जी लिख देता हूँ। कह रहा है कंबाइन विद नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया जब भी ये गैस होंगी तो उनको बस 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसे याद कर सकते हैं ऐसे। और कंबाइन होके बनाएगा अमोनिया। हाँ, हमें ये कुछ फॉर्मूलाज भी तो याद करने हैं कि अमोनिया जो होता है बच्चों वो NH3 होता है, ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्टली लिखा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि अमोनिया क्या है ना, या इनमें से अमोनिया का फॉर्मूला, ऐसे कई बार सरल क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। तो अमोनिया होता है NH3, ठीक। और इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, पढ़ेंगे इसको हम हेबर प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक। तो खैर फिलहाल कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, और अमोनिया भी बच्चों गैस होती है, ठीक है। अब जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कह रहा है इसको बैलेंस भी करिए। चलिए बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है 2, प्रोडक्ट की साइड में हाइड्रोजन 3 है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन कराया था कि एक साइड में 2 है, एक साइड में 3 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? ऑब्वियस बात है 2 वाली साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये बन जाएगा 3 2 जा 6, और प्रोडक्ट वाली साइड में भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा 2 3 जा 6। तो दैट मीन्स जितने एटम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने हैं 3 2 जा 6, उतने ही प्रोडक्ट में है 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट में, 2n है, और रिएक्टेंट में भी कितने हैं 2n है, तो ये बैलेंस हो गया। बहुत सरल है ये बैलेंस करना। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है तो इसे एक बार चैट में जल्दी से लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना है तो आपको बता चुका हूँ, इसके लिए लिंक ऑलरेडी इन डिस्क्रिप्शन है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लासरूम आईडी डालेंगे तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास में भी ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आगे अगली रिएक्शन देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड होता है बच्चों H2S, ठीक है। अब जिनको नहीं पता H2S कैसे बना तो बहुत सरल होता है बच्चों। हाइड्रोजन पे होता है +1 चार्ज, और जैसे ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है ऐसे सल्फाइड पे भी -2 चार्ज होता है। तो इसका चार्ज 1 है, इसका चार्ज 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो हाइड्रोजन के नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और सल्फर के नीचे देखो 1 आ गया, 1 आ गया तो H2S बन गया। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिखा है, खुद ही बोला है तो उसके आगे मैं जी लिख देता हूँ, ठीक है। बर्न्स इन एयर, देखो बर्न्स इन एयर, एयर का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस क्लास में भी बोला था। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हो तो हम कहेंगे बर्न इन एयर हो रहा है, मतलब जहां भी लिखा होगा बर्न इन एयर उसका मतलब समझ जाइए कि वहां पे ऑक्सीजन की बात कर रहा है। कोई भी चीज जलती है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने को बच्चों हम कंबशन बोलते हैं। कंबशन, कंबशन को हम हिंदी में दहन करना भी बोलते हैं, दहन करना, ठीक है, दहन करना। तो कंबशन, कंबशन होता है एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसको भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन करेंगे, और जब दहन करेंगे तो देखो क्या कह रहा है, गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए देता है पानी, जल, जल किस फॉर्म में होता है लिक्विड, और सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों गैस होती है। तो SO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ऐसी सल्फर डाई, डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, जिसके पास 2 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। चलिए इसको अब हमारा काम है बैलेंस करना, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो देखो इधर मैं अगर ऑक्सीजन देखूं, ऑक्सीजन देखूं यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, टोटल 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इधर 3 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो ये बन जाता है 3 2 जा 6। कितने ऑक्सीजन बन गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे बन गए, ठीक है। तो मुझे 6 ऑक्सीजन इस साइड में भी तो चाहिए, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन के लिए अगर मैं देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 ऑक्सीजन
और 2 इधर है। चलो मैं इधर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करके देखूँ जरा, देखिए से ये बन गए 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 इंटू 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ, समझ में आ रहा होगा। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, देखो पहले रिएक्टेंट वाली साइड में देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे मेरे 6 ऑक्सीजन हो गए। अब प्रोडक्ट वाली साइड में देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ से हैं, ठीक, और देखो 2 ये रहा और 2 और 2 है, तो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 ऑक्सीजन यहाँ से हो गए। तो इस साइड में भी 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए बच्चों? इस साइड में भी, मतलब प्रोडक्ट साइड में मेरे पास 6 ऑक्सीजन हो गए। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी, प्रोडक्ट साइड में भी 6 ऑक्सीजन आपके पास होगा। ठीक है, चलिए और बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन देखो 2 है और 2 है, 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन मुझे यहाँ देखने को मिलेंगे। सल्फर देखिए 2s, 2 सल्फर यहाँ पे है, तो यहाँ भी देखो 2s है, तो ये रिएक्शन भी कैसे हो गई? बैलेंस। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। ये तो मैंने आपको जस्ट कराया था ये क्वेश्चन, जस्ट अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया था। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसे, बैलेंस आप खुद से करके दिखाइएगा। एल्युमिनियम सल्फेट कराया था ये क्वेश्चन तो अभी, ठीक है। आपको दे रहा है प्रिसिपिटेट, तो प्रिसिपिटेट है BaSO4 और कह रहा है साथ में दे रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये आपको दे रहा है, ठीक है। तो बैलेंस कर लेंगे इसे, देखिए Al यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2Al हो गए। अच्छा Cl यहाँ 3 2 जा 6 हो गए, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 जा 6 हो गए, ये आई थिंक बैलेंस हो गई। अच्छा बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 Ba यहाँ पे है, 3SO4 यहाँ पे है, तो 3 से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए पोटेशियम मेटल है और हम जानते हैं बच्चों जितने भी मेटल होते हैं वे सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एट रूम टेम्परेचर। सामान्य जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, कमरे का जो तापमान है उस पे जितने भी धातु होंगे वे सभी ठोस अवस्था में होते हैं, मरकरी को छोड़कर। मरकरी क्या होता है? द्रव्य, दैट मीन्स लिक्विड होता है। मरकरी लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो कह रहा है जब पोटेशियम मेटल को बच्चों आप रिएक्शन करा रहे हो वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो ये देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मैं एक्वस लिख देता हूँ। प्लस साफ साफ कह रहा है आपसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस करने के लिए देखिए सरल है ये, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 2 हो गए हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, तो 2H और 2H मतलब 4H हमारे प्रोडक्ट में हो गए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये भी 4H बन जाए। अब देखो यहाँ 2O है, 2O है और यहाँ भी देखो 2O है, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम देखो यहाँ 2K हो गए, तो मुझे भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है, ठीक है। आई थिंक बैलेंसिंग पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, आपको घर से क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ये खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए और उसमें जो भी डाउट आएगा आप उसको चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो क्लासरूम कोर्स में बच्चे ज्वाइन होंगे वो इस इन क्वेश्चंस को कर कर, आपने देखा है वहाँ पे क्लासरूम में होमवर्क करके क्वेश्चन एक आपको ऑप्शन दिखता है, स्टडी मटेरियल दिखता है, स्टडी मटेरियल में बच्चों ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक होमवर्क का सेक्शन भी होता है, उस होमवर्क सेक्शन में आप जाके अपना होमवर्क को फोटो क्लिक करके आप जो है उसको पोस्ट कर सकते हैं। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपका होमवर्क चेक कर लेंगे और आपको जो भी गलतियाँ होंगी उसमें बता दी जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ये आपका होमवर्क है, ट्राई इट। चलिए अब जो अगला टॉपिक है इट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों कितने प्रकार की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं? देखो हमने देखा ना बहुत सारी रिएक्शंस है, हमने देखा सांस लेना भी एक केमिकल रिएक्शन है ना। हमने देखा था फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, वो भी केमिकल रिएक्शन था, ठीक है। रेस्पिरेशन हो गया, चाहे डाइजेशन हो गया, ठीक है। तो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब उन केमिकल रिएक्शन को भी हमने कुछ पार्ट्स में बांट लिया। एनसीईआरटी में क्लास 10th में हमने इसको टोटल 5 टाइप्स में बांटा है। कितने टाइप्स में? 5 टाइप्स में बांटा है, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद अगली पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन, पहला पढ़ेंगे सॉरी, पहला पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे आपका डिकम्पोजिशन हो गया, थर्ड हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट और फिफ्थ पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कंबाइन होना, वर्ड से बना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वर्ड बना है कंबाइन से। तो कंबाइन का मतलब ही है कि जब आप कोई रिएक्शन करने जा रहे हैं तो उसमें मान लीजिए ए और बी आपके रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, तो ए और बी बच्चों मान लीजिए रिएक्टेंट है और ए और बी रिएक्शन कर कर आपको दे रहा है प्रोडक्ट। क्या दे रहा है? प्रोडक्ट, ठीक है।
तो ए और बी मान लीजिए प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसमें आप देखेंगे ए और बी कंबाइन होगा और उसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, मान लीजिए सी मिल रहा है, सी एक सिंगल प्रोडक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एक तो नहीं बोलूँगा, 2 बोलूँगा, है ना? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आपके पास यदि रिएक्टेंट हैं, अगर वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए जैसे ए प्लस बी प्लस सी ये मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं डी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने रिएक्टेंट हैं वो 2 से या 2 से ज़्यादा हैं और 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएँगे, ठीक है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएँगे तो उन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, हिंदी में इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएँ, ठीक है? चलिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया इसको एग्ज़ाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बर्निंग ऑफ कोल, बच्चों कोल कुछ नहीं है, सिंपल है, कार्बन होता है। कोल इज़ द कार्बन, कोल में जो मेजर कंटेंट होता है वो कार्बन होता है। कोयला आपने देखा है ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड होता है, तो कार्बन इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में करके सॉलिड लिख दिया। इसको जला रहे हैं, जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। अगर सिर्फ बर्निंग ऑफ कोल की जगह मैं ऐसे भी लिख देता कंबशन ऑफ कोल, तब भी आपको समझना चाहिए, कंबशन ऑफ कोल लिखता, तब भी आपको समझना चाहिए कि कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है जलाना। किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। तो जब आप कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं बच्चों, तो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ज़रा देखो इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग-अलग रिएक्टेंट हैं, 2 अलग-अलग रिएक्टेंट हैं, जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। और इस सिंगल प्रोडक्ट का नाम बताइए? ये सिंगल प्रोडक्ट का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख सकते हैं आपने यहाँ लिया कार्बन, कार्बन जिसको आप कोल भी कह रहे हैं, कोल भी कह रहे हैं, ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। दैट मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट आपको देते हैं, ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन कहते हैं। या सिंपली कह सकता हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए और जिसकी वजह से क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट आपको देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप मुझे चैट में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखिए जल कैसे बनता है, आप जानते हैं आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है? ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, मतलब जल का फॉर्मूला ही होता है, देखो जल का फॉर्मूला ही होता है H2O। जल का फॉर्मूला होता है H2O, दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही गैस फॉर्म में होते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चों हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ, देखिए समझिएगा, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अब समझिए कंबशन का मतलब होता है जलाना, किसको जला रहे हैं? हाइड्रोजन को। कंबशन का मतलब जलाना हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जलाने के लिए क्या चाहिए होगी? एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो बच्चों वहां पे मिलता है पानी, जल। आप समझिएगा कि हाइड्रोजन को बच्चों हम एज ए फ्यूचर फ्यूल भी देख रहे हैं, है ना, भविष्य का इसको ईंधन भी देख रहे हैं। हाइड्रोजन जब जलता है तो बहुत अच्छी अमाउंट में हीट निकालता है। और देखो इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि जब इसको जलाया जाता है ना, इसमें से कोई भी गैस नहीं निकलती, मतलब कोई भी गैस का मतलब ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकलती है। क्योंकि अब तक हम अगर कोल जला रहे हैं या लकड़ी जला रहे हैं तो बच्चों हमें पता है वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा जो हमारे लिए हार्मफुल है। जबकि फॉर्मेशन ऑफ वाटर जहाँ भी हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे हम हाइड्रोजन को जब भी जला रहे हैं, दैट मीन्स आपको कोई भी जहरीली गैस या कोई भी हार्मफुल गैस आपको नहीं मिलेगी, केवल क्या मिलेगा? जल मिलेगा, ठीक है ना? तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर को मैं कंबशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकता हूँ। चलिए हाइड्रोजन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, H2O मिला। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बताइए रिएक्टेंट कौन है? ठीक है, तो H हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्टेंट है। इसका आउटकम क्या मिला? आउटकम मिला H2O, उसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ भी देख सकते हैं रिएक्टेंट कितने लिए? 2 लिए और इनसे कितना प्रोडक्ट मिला? सिंगल प्रोडक्ट मिला। तो जब भी 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, तो वे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपको एग्जांपल भी याद हो गए होंगे, ठीक है? अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? चलिए चेक करते हैं। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है। बट रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ हो गए 2 ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4। तो मैं यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। तो आप देख रहे हैं रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे समझा कि किस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं और उसका टाइप 1 पढ़ा कि टाइप 1 है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, किस तरीके से 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.4 ये बुक की एक्टिविटी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्टिविटी दी है। चलिए इस एक्टिविटी में क्या-क्या दिया है?
तो मैं आपको बता देता हूँ, इस एक्टिविटी में आपको दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल दिया गया और कैल्शियम ऑक्साइड अगर आपको देखना है, तो ये कुछ नहीं है, चूना है। आपने देखा होगा चूना पत्थर, ठीक है? ख़ैर अब तो हमारे पास डिस्टेंपर वगैरह आते हैं, बट आप समझिए कि पुराने टाइम में अभी आप देखेंगे गाँव वगैरह में काफ़ी लोग चूने वगैरह का यूज़ करते हैं घर पे व्हाइट वॉश करने के लिए, पेंट करने के लिए, ठीक है ना? तो व्हाइट वॉश करने के लिए चूने का यूज़ करते हैं, तो चूने का पाउडर भी आता है बच्चों, ठीक है? आपने देखा होगा रैली वगैरह होती है तो उसमें भी जनरली चूने का पाउडर लगाया जाता है, बहुत सारी रेस वगैरह होती है तो उसमें भी चूने का पाउडर वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है? तो ये चूने का पाउडर है, इसका फ़ॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है? इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में घोलते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे एक हैंड है, एनसीईआरटी से मैंने पिक्चर लिया है, तो हैंड को जैसे ही आप उस बीकर पे लगाएँगे, तो आपको गर्माहट भी महसूस होगी। हम पढ़ेंगे, ये रिएक्शन है जिसमें आपको हीट निकलती हुई दिखेगी और ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट निकल रही है उसको हम एक्ज़ोथर्मिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्ज़ोथर्मिक। चलिए, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? CaO। अब जिनको ये जानना है कैसे बना होगा, तो हम जानते हैं कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, तो कैल +2 -2 कैंसल आउट हो गया, फ़ॉर्मूला क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड आपने देखा है चूना कैसी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। इसकी हम अभिक्रिया रिएक्शन करा रहे हैं जल के साथ, वाटर के साथ। वाटर कैसी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ होती है, तो बच्चों ये मिलकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आप देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ घुल जाएगा, तो दैट मीन्स ये एक्वस बन जाएगा। पानी के साथ घुलने को ही हम एक्वस कहते हैं, सॉल्यूशन पानी के साथ बनने को ही हम एक्वस कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुल जाएगा, ठीक है? अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों हम क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक लाइम? इनमें से कौन-सा क्विक लाइम है? तो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैं इसका पूरा नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है? इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जस्ट अ मिनट। हुँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? अच्छा, इसका भी कॉमन नेम आपको याद करना चाहिए और ये डायरेक्टली आपसे पूछता है, इट इज स्लेग लाइम, ठीक है? हिंदी में से बोलते हैं क्विक लाइम को बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है? और स्लेक लाइम को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। दैट मीन्स उसको आपने पानी में डाल दिया है, तो उसको हम बुझा हुआ चूना या फिर स्लेक लाइम बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब आपको ये याद भी हो गया होगा एंड टू एंड कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, इसको हम स्लेक लाइम कहते हैं। और जिनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखना है कैसे बना है, तो कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे होता है -1 चार्ज। मेरी रूल हम हाथ के हाथ सीखते हुए चल रहे हैं, 2 इसके नीचे, 1 इसके नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैल्शियम के नीचे 1, हाइड्रोक्साइड के नीचे 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है? अब हमने ये रिएक्शन क्यों करी है? क्यों ये एक्टिविटी आपको दी गई है? ये रिएक्टिविटी इसलिए दी गई है, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में आप मिलाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मिलता ही है, साथ में उत्पन्न होती है हीट, साथ में जनरेट होती है हीट। तो ध्यान रखिएगा कि ये रिएक्शन एक हीट जनरेटिंग रिएक्शन है और ऐसी रिएक्शन जिनमें से हीट निकलता है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एक्सो वर्ड नाम से पता चल रहा है, एक्सो मतलब निकलना, थर्म का मतलब होता है हीट। तो एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट निकलेगा, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है? इसलिए बच्चा हाथ लगा के टच कर रहा है कि क्या इसमें सच में हीट जनरेट हुई है? तो यस, हीट इसमें जनरेट हुई है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ-साथ हीट भी जनरेट होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड विगरसली, विगरसली का मतलब होता है तुरंत पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या देता है? लार्ज अमाउंट में हीट देता है, ये बात लिखी है, ठीक है? ये सारी बात एनसीईआरटी से कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है? तो इसके बाद जो हमें और बातें यहाँ पे समझनी है, अभी जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है मैंने कहा ना, ये जनरली गाँव में या पहले के टाइम में इस चूने को जनरली व्हाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता था। तो व्हाइट वॉश के लिए आपने जब यूज़ करा तो कैसे करा? फिर से समझो, आप ये लेके आए कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लेके आए? कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक? मतलब बिना बुझा हुआ चूना, वो सॉलिड पाउडर लेके आए, ठीक? इसको आपने जल में मिलाया। किसमें मिलाया? जल में और जैसे ही जल में मिलाया तो आपको मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये था आपका क्विक लाइम, फिर से लिख देता हूँ, देखो याद हो जाएगा, ठीक है? क्विक लाइम और जैसे ही आपने रिएक्शन कराया पानी के साथ, ये बन गया क्या? स्लेक्ड लाइम, ये बन गया स्लेक्ड लाइम, ठीक है? और साथ में बच्चों यहाँ से क्या निकला? हीट निकला, ठीक? अब आप क्या करते हैं, जब आपको व्हाइट वॉश करना होता है तो जो आपने घोल बनाया, पानी के साथ जो सॉल्यूशन बनाया वो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे व्हाइट वॉश कर देते हैं बस। वो आपने देखा है जो ब्रश होता है उसको उसमें डाला जाता है, घोल को लगाया जाता है और व्हाइट वॉश कर दिया जाता है, दीवार पे जैसे व्हाइट वॉश किया जाता है, ठीक है? तो व्हाइट वॉश करने पे होता क्या है
कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं हमारे चारों ओर बहुत सारी गैस प्रेजेंट है, उस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में ये देता है जल। कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में देता है जल। इस चीज को ध्यान में रखना है। दैट मीन्स जब आप चूने को दीवार पे लगाते हैं तो चूने दीवार पे लगने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दैट मीन्स जो आप अपने दीवार पे चूना देखते हैं सूखने के बाद जो आपको चूना दिखाई देता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। तो फिर से सुन लीजिए, आपने क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, पानी में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने क्या करा, ब्रश में लगाया, दीवार पे आपने व्हाइट वॉश कर दिया। तो व्हाइट वॉश जब सूखता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और बच्चों जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही आपका दीवार पे व्हाइट कलर का चूना जो आपको दिखाई देता है वो यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो सेम बात यहाँ पे लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और यही कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन में आपको व्हाइट वॉश के रूप में शाइनी जो है दीवारें आपकी दिखाई देती हैं। और किस वजह से दिखाई देती हैं? ड्यू टू दिस कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, आगे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं। देखिए ये वाले पिक्चर बताइए जल्दी से क्या है? चैट में लिख के बताइए। ये मार्बल है, जो घर में यूज़ होता है, ठीक है? और ये देखो ये एग की सेल है। एग सेल अंडे का बाहर का जो छिलका होता है। ठीक है? आपको मेन बात बता देता हूँ, जो मार्बल होता है बच्चों, इसका फ़ॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये क्वेश्चन जनरल कॉम्पिटिटिव साइंस में भी पूछे जाते हैं और आपसे क्लास 10th में भी पूछा जा सकता है कि मार्बल का क्या फ़ॉर्मूला होता है। तो मार्बल का फ़ॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही अंडे के बाहर का छिक्कल जो होता है, एग सेल होता है, ये किससे बने होते हैं? सेम क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ भी लिखना है सर ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। दैट मीन्स आपने व्हाइट फर्स्ट जो किया वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। आपने मार्बल देखा वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है और आपने एक्सेल देखा, एक्सेल भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना फॉर्मूला देखना है तो कैल्शियम पे होता है बच्चों +2 चार्ज और कार्बोनेट पे होता है -2 चार्ज। +2 -2 कैंसल आउट हो गया, फॉर्मूला बन गया CaCO3। क्लियर है? चलिए आइए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, एक सॉल्यूशन है जिसमें सब्सटेंस एक्स ले रहे हैं, इसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉश के लिए। कह रहा है नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले कौन-सा सब्सटेंस है जिसको आप व्हाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं? तो भैया उस सब्सटेंस एक्स का नाम लिखना है। तो नाम बन गया उसका क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। भाई कैल्शियम ऑक्साइड ही तो आप व्हाइट वॉश के लिए ले रहे थे और उसका कह रहा है फॉर्मूला भी लिखना है, तो लिख दो ये होता है। कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट। अच्छा, कह रहा है उसकी रिएक्शन भी लिख दो अबव विद वाटर के साथ। मतलब जो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिला है, इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ भी लिख दो। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने देखा था, वाटर के साथ लिख दो भाई, अभी तो लिखा था, फिर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मिलकर क्या मिल जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है और साथ में क्या निकलती है? हीट। और हमने ये भी पढ़ा जिस रिएक्शन में से हीट निकलती है, हीट निकलना, निकलना मतलब एक्सो, हीट का मतलब होता है थर्म। दैट मीन्स ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आते हैं फिर इसी टॉपिक पे कि क्या होती है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज्ड होती है। रिलीज का मतलब जिन रिएक्शन से हीट निकलती है, लिबरेट होती है। ठीक है, रिलीज भी लिख सकता हूँ, यहाँ वर्ड लिबरेट भी यूज कर सकता हूँ। ठीक, लिबरेट का मतलब रिलीज होना, ठीक है, निकलना। तो जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट निकल रही है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है बच्चों, ये दिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो प्राकृतिक गैस होती है, अच्छे नेचुरल गैस कहाँ कहाँ होती है? आपने पढ़ा है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो दैट मीन सीएनजी में कौन सी गैस यूज हो रही होती है? नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस का क्या फॉर्मूला होता है? नेचुरल गैस आपका कुछ नहीं, मीथेन होता है, CH4। CH4 क्या होता है? नेचुरल गैस। ठीक है, और इसको हम मीथेन भी कहते हैं। ठीक, फिर से पहला क्वेश्चन, बच्चों बताओ जल्दी से, व्हाट इज नेचुरल गैस? एक मिनट दीजिएगा। हाँ, व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज मीथेन। नेचुरल गैस क्या होता है? मीथेन। क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। ठीक, फिर कह रहा है मीथेन को जलाना है। अच्छा, बताइए जलाना है, बर्निंग करना है, बर्न करने के लिए, जलाने के लिए। बर्न का मतलब यहाँ कंबशन भी हो गया। अगर मैं यहाँ लिख दूं कंबशन ऑफ नेचुरल गैस तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कंबशन का मतलब भी होता है जलाना और कंबशन का मतलब होता है एयर की प्रेजेंस में जलाना और एयर का मतलब बच्चों क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। तो चलिए मेरे पास नेचुरल गैस है, पता चल गया नेचुरल गैस का फॉर्मूला मीथेन होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, गोबर गैस, गोबर से निकलने वाली गैस, वही गोबर गैस बच्चों, यही गोबर गैस जो गोबर से निकलती है। ठीक है, या फिर मैं बोलूं एनिमल जो अपना वेस्ट रिलीज करते हैं तो वहां से भी मीथेन ही निकलती है। तो गोबर गैस का भी सेम फॉर्मूला होता है। नेचुरल गैस का भी फॉर्मूला CH4 है और गोबर गैस का भी फॉर्मूला CH4 मीथेन ही है। ठीक है, तो जब मीथेन को बर्न कर रहे हैं,
बेटा बर्न करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, ठीक है। देखो रटने वाली कोई बात ही नहीं है, ध्यान रखिए, फोकस रखिए, अपने आप ही समझ में आएगा टॉपिक चल क्या रहा है। अगर लिखा भी आ गया एग्जाम में बर्निंग, तो खुद ही समझना, नेचुरल गैस सर ने बताया था फॉर्मूला CH4 होता है। बर्न कर रहे हैं, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बर्न कर रहे हैं या फिर लिखा आ गया कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, बताओ कंबशन ऑफ नेचुरल गैस कैसी रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर ऑब्वियस इसके आंसर हम कर सकते हैं, बर्निंग या फिर कंबशन। एक कैसी है? एक्सोथर्मिक है, उसी का एग्जांपल में हम इसको देख भी रहे हैं। तो बच्चों जब भी इसको जलाया जाता है, ध्यान रखना, यहाँ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उससे एक ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। अब इसमें रटने वाली बात नहीं है, देखो उसको याद दायक कर सकते हो, बहुत सरल सा फॉर्मूला होता है। जब भी यहाँ आप मीथेन को जलाएंगे तो ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उससे एक ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। देखो इस रिएक्शन को करने के लिए, अच्छा ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस भी हो गई है, इसको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ बैलेंस भी हो गई है, ठीक है। और चीज समझो, देखो यहाँ C2H6 है, मान लो ये इथेन है, पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड में इसको, ठीक है, कार्बन कंपाउंड में इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर मान के चलो, अगर मैं यहाँ इथेन दे दूं, इथेन दे दूं, तो जरा समझिए, यहाँ कार्बन एक था तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ही मिलेगा। यहाँ कार्बन है दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने मिलेंगे? दो। देखो रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। और जितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे उससे बस एक ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल लिख दो, और ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। बस आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि इस साइड में देखो ऑक्सीजन O2 है, इस साइड में ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन, क्योंकि देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गए और 2 4 हो गए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ देखो 2 2 जा 4, और यहाँ हो गए 2 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ हो गए कितने? 4 और 3 7, तो उसको बस 7/2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये रिएक्शन ऐसे हमें करनी होती है, ठीक है। पर फिलहाल अच्छा इथेन मैंने पता है क्यों लिखा है, क्योंकि घर में जो एलपीजी आती है ना बच्चों, वो आपका इथेन ही होता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें इथेन और प्रोपेन मिला होता है, ठीक है, इथेन और प्रोपेन मिला होता है। खैर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा, फिर से आ जाओ वापस, कोई बात नहीं। इसको हम फिर से केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड, तो वहाँ पे इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है। बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ध्यान रखना ना, इस रिएक्शन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारे पास मीथेन में एक ही कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उससे एक ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा। बहुत आसान है इसको याद करना, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के जल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या निकलती है? बहुत सारी हीट। अब देखो भाई, जो हम अपनी सीएनजी कार यूज कर रहे हैं, कैसे वो सीएनजी कार चलती होंगी? सीएनजी कार में जब आप इस ईंधन को, इस फ्यूल को जला रहे हो, सीएनजी में कौन सा फ्यूल जलेगा? CH4। इसको जब जला रहे, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो बच्चों समझो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी, वहाँ वाटर निकल रहा होगा, और वहाँ क्या निकल रही होगी? हीट भी तो निकल रही होगी। और बच्चों हम इस हीट को ही कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क में, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। इसी हीट को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क में। इसी हीट से हम काम बनाते हैं, और इसी को हम नेक्स्ट साल, अगले साल क्लास 11 में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक। खैर फिलहाल मैं क्लास 11 में नहीं जा रहा, हायर क्लास में नहीं जा रहा, वापस से अपनी क्लास में आता हूँ। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम गाड़ियों को रन करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे टॉपिक को पढ़ते हैं। देखो आगे बुक का क्वेश्चन दिया है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं कि जो सांस लेते हैं आप, श्वसन जो करते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसको आप बच्चों बायो में अच्छे से पढ़ेंगे, किस तरीके से सांस लेने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और किस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है। ये सब बायोलॉजी में आपका, बायो वाले पोर्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। बट फिलहाल जो हमें यहाँ पे जानना है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारी बातें यहाँ लिखी है, सेम कट कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी से। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे बोला क्या। देखो बच्चों, जो हम खाना लेते हैं, जो हम फूड इनटेक करते हैं, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। क्योंकि खाना जितना सिंपल होगा, उतनी ही ज्यादा हम उसको क्या करेंगे, उतनी ही ज्यादा उससे एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, ठीक है। अब जरा समझिए, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मतलब ऐसा समझो कि जब इस ग्लूकोज को भी जला रहा हूँ, ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियस है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा हूँ, तो बॉडी में जो हीट है इस ग्लूकोज को जलाती है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। तो बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, जलेगा। और बर्न होने के बाद ऑब्वियस बात है, जब आप सांस लोगे, भाई सांस ले रहे हो, उससे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, और बॉडी में क्या जनरेट हो रहा है? ग्लूकोज। फिर से सुनो, फूड लिया, फूड से आपको मिला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो गया ग्लूकोज में। आपने पढ़ा है कि आपको एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। अब है क्या, हम जो सांस ले रहे हैं, वो सांस में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा। किसमें टूटेगा? ये टूटेगा
कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है जैसे आपने सांस लिया, ग्लूकोज टूटा और फिर से बाहर जो रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। और ऑब्वियस बात है ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। आई थिंक अभी ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही हो। फिर से सुन लो, फूड आपने खाया, फूड से मिला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट टूटा, किसमें टूटा? ग्लूकोज में टूटा। ग्लूकोज जैसे आपने सांस ली दैट मीन्स आपको ऑक्सीजन मिल गया, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या देगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम रिलीज कर देंगे वाटर, ऑब्वियस बात है भी बॉडी से रिलीज हो जाता है, और साथ में हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और इसी एनर्जी से हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क को करते हैं। क्लियर? चलिए अब इस रिएक्शन को समझिए, रेस्पिरेशन रिएक्शन को हमें लिखना भी आना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज होता है, और ये ग्लूकोज जनरली सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब पानी में मिला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ये है ग्लूकोज। ठीक, और जब आपने रेस्पिरेशन किया तो रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन का इनटेक करना। ठीक है, ऑक्सीजन का इनटेक करना। और जब आप ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको क्या दे रहा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, साथ में ये दे रहा है जल, और साथ में ये दे रहा है ऊर्जा, और यही ऊर्जा हमें डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, अब यहाँ कार्बन 6 है तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, तो यहाँ ऑक्सीजन 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 6 से, जनरली 6 से मल्टीप्लाई करना, ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। इसको 1 बाय 1 आप बैलेंस करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और आपको प्रोवाइड क्या कराता है? एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ क्या, आप ऑब्वियस बात है जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसको खुद ही सोच के देखिए भाई, रटने की जरूरत ही नहीं है। आपने ऑक्सीजन का इंटेक करा तो आप क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या? जल, साथ में क्या मिलेगी? ऊर्जा हमें यहाँ प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे लास्ट एक और हम एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे हमें एनर्जी, अच्छा एक चीज और, यहाँ भी एनर्जी निकल रही है। अभी एनर्जी चाहे तो आप हीट की फॉर्म में यूज कर लो, चाहे वर्क की फॉर्म में यूज कर लो, है ना? और यहाँ से भी हीट या एनर्जी निकल रही है, और जिस भी रिएक्शन से हीट या एनर्जी निकलती है, ध्यान करिए हमने पढ़ा था वो कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए एक्सोथर्मिक का एक और एग्जांपल लास्ट देखते हैं, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल। ठीक है, आपने देखा है जो आपके पास साग सब्जियां होती हैं, इसको यदि आप कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो डिकम्पोज होना, है ना, खराब होना शुरू हो जाती है। होता क्या है, जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया भी सेम यही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? वो भी इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, और जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होगा। सेम वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे, और इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन भी कैसा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक, और ध्यान रखना हमने पढ़ा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल कैसा आता है? बायोडिग्रेडेबल में आता है, और जो भी चीजें बायोडिग्रेडेबल होती हैं उनको जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करेंगे तो सेम वहां पे भी क्या निकलेगी? हीट निकलेगी, और हीट निकल रही है तो क्या होंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आपसे ऑब्वियस है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, और क्लासरूम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप उसको लिंक को क्लिक कीजिएगा, क्लासरूम कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।